नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम करते हैं एमसीक्यू जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखिए, मुझे ना आपकी एक बात अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी कि पीछे वाले जो इससे पहले वाली वीडियो उसमें मैंने कुछ जानबूझ के कर ही गलती की थी कि बच्चे क्या जीके को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, किसी भी कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज नहीं आया कि मैम आपने ये गलत बताया है। तो ये देशांतर की बातें तो सबको पता ही होनी चाहिए कि इंडिया में कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 9 यूनियन टेरिटरी आपको बताई हैं, बट ये वो 9 यूनियन टेरिटरी नहीं है, वो 8 यूनियन टेरिटरी है। और किसी ने भी एक कैंडिडेट ने भी मुझे रिप्लाई नहीं किया कि नहीं मैम, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और पहले 9 थी, 8 अब इसलिए हैं क्योंकि JNK को भी है को स्टेट का दर्जा ख़त्म कर दिया गया है और एक यूनियन टेरिटरी और बना दी गई है। तो देखो, फर्स्ट है, चलो कोई बात नहीं, पर अब अच्छे से देख लेना अब। ठीक है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो जो अथॉरिटी ने जो हाइट दी है वो 8,848 दी गई है। ठीक है, चाइनीज़ और नेपाल जो अथॉरिटी ने इसकी हाइट दी है वो कितनी है? 8,848। वैसे आती यही है पेपर में, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए 8,850 मिले, 48 ना मिले, तो 50 पे क्लिक करना है, क्योंकि ये GPS विद द हेल्प ऑफ जियोग्राफिक सोसाइटी कंफर्म बताई जाती है। ये माउंटेन एवरेस्ट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिर्फ एक ही हाइट बताई थी। ठीक है, तो वैसे मोस्ट कॉमनेस्ट 8,848 ही आती है। हाउ मैनी स्टेट्स? 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 8 यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता होगा, बट सिक्किम क्या है? सिक्किम हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। ठीक है, भारत में कौन सा राज्य है जो ऑर्गेनिक स्टेट है? वो है फर्स्ट सिक्किम। अब आप जानते हैं कि सिक्किम हमारे देश में पहले नहीं था। सिक्किम राज्य को बाद में मिलाया गया है, और ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े के उसे मिलाया गया है, कुछ ऐसा इस तरीके से नहीं मिलाया गया। ये देखिए, सिक्किम में क्या है कि जब चीनी लोग, जब चाइनीज़ जो गवर्नमेंट थी तिब्बत पर कब्जा कर रही थी, तो सिक्किम ने डरते डरते ही ये सोचा कि चाइना की साइड ना जाकर हम भारत की ओर चले जाएं, वरना तिब्बत की तरह ही चाइनीज़ गवर्नमेंट ने तिब्बत के लोगों को भी बहुत मारा था। उसके डर से ही सिक्किम ने सोचा कि अब हमें अपना देश, क्योंकि चाइना हमें भी अपने कब्जे में ले लेगा, सो चाइना की तरफ जाने से अच्छा है कि भारत देश में हम मिल जाएं। तो सिक्किम ने गुहार लगाई भारत देश की गवर्नमेंट को और बोला कि भई हमें आप अपने में शामिल कर लीजिए। तो गवर्नमेंट ने सिक्किम को भारत देश का एक राज्य घोषित और कर दिया। और ऐसा ही है वहाँ पे, जैसा हमारे हर राज्य में है वैसा ही वहाँ पे कल्चर एक्टिविटी स्कीम्स वगैरह जितनी जो जैसा भारत देश में होता है वैसा ही सिक्किम में भी राज्य के तौर पर सब कुछ दिया जाता है। तो सिक्किम ही वो ऐसा स्टेट है। नेक्स्ट है बिगेस्ट डैम। बिगेस्ट मीन्स बड़ा। ठीक है, बिगेस्ट मीन्स बड़ा। कौन सा है? हीराकुंड डैम। और कौन सी नदी पे है? महानदी रिवर। और महानदी रिवर कहाँ पे है? वो उड़ीसा में। देखो 4 क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, फिर है हाईटेस्ट डैम। हाईटेस्ट मीन्स ऊंचा। ये तो कौन सा डैम है? ये बड़ा डैम है।
और ऊंचा कौन सा है? ऊंचा है टिहरी डैम, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फिर करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है नैनीताल में। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही पुराना पार्क है। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क, ये है लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी कहाँ है? यूपी में। बस आपको यूपी याद रखना है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी के लोगों को तो पता ही होगा शायद। आगे करते हैं हम काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, वो ये है आसाम में। अब करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा है। और लार्जेस्ट रिवर हमारी गोदावरी है। पाक स्ट्रेट। अब करते हैं स्ट्रेट। देखिए मैं एक बार आपको ना इंडिया का मैप बना देती हूँ इस पर, फिर बताती हूँ स्ट्रेट किसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रुकिएगा। चलो देख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो थोड़ी सी जगह की कमी रह गई, वैसे इससे मैं बना देती हूँ और भी छोटा करके। ठीक है, देखिएगा। अब इसने कहा है कि पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट किसके बीच में है? पाक स्ट्रेट इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। ठीक है, पाक स्ट्रेट। फिर है रेड क्लिफ। रेड मीन्स, रेड का साइन याद करना, रेड मीन्स खतरा। और किससे खतरा रहता है? पाकिस्तान से, याद रखना। ठीक है, किससे खतरा रहता है? इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन कहाँ प्रेजेंट है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। फिर है डुरंड लाइन। डुरंड लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान एंड PA के बीच में है अफगानिस्तान। ये तीन ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके पेपर में अगर आ सकती हैं तो बस ये तीन ही आ सकती हैं और ज़्यादा नहीं आएंगी। फिर करते हैं, देखो प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है, एम्स 2021 में, और जो कि मैं गलत करके आई थी। देखो मेरा बस यही है, नेचर इसी टाइप का नेचर है। जो मैं गलत करके आई हूँ वो गलत है, ठीक करके आई हूँ ठीक है। जो मुझे नहीं आता है नहीं आता है, पर मैं बताऊँगी नहीं कि नहीं ये इसका मतलब ये है। ठीक, तो आप ये देख लो कि 2021 एम्स में ये क्वेश्चन आया था, तो अब क्या आ सकने के चांस हैं, आने के चांस हैं। तो पहले है कि मिलिट्री पावर कौन सी है? हु इज़ द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स। ठीक है, डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कमांडेंट कौन है? वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वैसे दिखते ही हैं, पर प्रेसिडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हर एग्ज़ाम में, सिविल सर्विस में, UPSC में, PCS में, या फिर कोई भी ऑफिसर एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी आप ना एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, पॉलिटी की अगर कोई आएगा ना, तो प्रेसिडेंट तो बहुत ज़रूर से भी ज़रूर, जब एम्स में आ सकता है तो अदर एग्ज़ाम में क्यों नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। सबसे पहले आपको ऐसे याद करना है कि प्रेसिडेंट की 3 पावर हैं, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर और लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, 3 पावर होगी, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और लेजिस्लेटिव। मिलिट्री में क्या पावर है? क्योंकि मिलिट्री में ये सुप्रीम कमांड है डिफेंस फोर्स का, ये होगी। डिप्लोमेटिक पावर प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक पावर कैसे कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे 28 राज्य हैं,
28 राज्य में 28 राज्य के सीएम हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको इलेक्ट कर दिया। बट सीएम के ऊपर भी एक पदवी होती है, पद होता है, जिसको आपने सुना हो कि गवर्नर, ठीक है। तो सीएम को ओथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है गवर्नर। जब सीएम बनने जा रहे होते हैं तो कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। और गवर्नर किसके पास जाएंगे? राज्य का स्टेटस लेके वो जाएंगे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट गवर्नर से कॉल करके पूछते हैं कि इस राज्य में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किस तरह का चल रहा है, क्यों चल रहा है, ठीक है। सारी बातें गवर्नर के थ्रू ही प्रेसिडेंट को जाती हैं। तो ये भी पावर किसकी हुई? ये भी पावर प्रेसिडेंट की हुई। तो इसी को बोलते हैं हम डिप्लोमेटिक पावर। अब कभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री के नीचे कोई और पावर्स हैं इस टाइप की, कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट में गवर्नर उनको जाके बताते नहीं, गवर्नर को इलेक्ट किया जाता है। ये मान लो कि जैसे कि प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट के नीचे क्या हैं, ये सारे 28 जो गवर्नर हैं हमारे जितने भी स्टेट्स के, वो चेले हैं इनकी, जो कि बताते हैं कि हमारे राज्य में, इस राज्य में ये काम हो रहा है, इतना कर चुके हैं, यहाँ के सीएम इतना अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, XYZ, ठीक है। इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक पावर। फिर है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मीन्स जो संसद में, पार्लियामेंट में जो वो होती हैं, पावर्स होती हैं, जैसे कि राज्यसभा एंड लोकसभा, दो सभा होती हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो राज्यसभा में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, प्रोपेग्यू, ये गेट नहीं है, GUE है, प्रोपेग्यू, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। प्रोपेग्यू का मतलब ये है कि किसी जैसे कोई मीटिंग होनी है और उसको एकदम कैंसिल कर देना, ठीक है, या फिर टाल देना, ठीक है, टाल के अगले दिन कर देना या कुछ समय बाद कर लेना, और या फिर डिजोल्व ऑफ द लोकसभा, या डिजोल्व करना लोकसभा को, ये है लेजिस्लेटिव पावर। ये काम कौन कर सकता है? ये काम कर सकता है प्रेसिडेंट। और इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, और अब की बार आने के चांस है। नेक्स्ट है मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय, मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारे राज्यसभा में, ठीक है, ये हमारे राज्यसभा। टोटल मेंबर हमारे होते हैं 245। 12 मेंबर एन से नॉमिनेट 12 मेंबर, और इलेक्ट ई से इलेक्टेड 233 मेंबर। तो टोटल कितने हो गए? 245। ये तो हैं हमारे राज्यसभा के मेंबर। और लोकसभा का हम देख लेते हैं। लोकसभा में मेंबर हैं हमारे 552 मेंबर, ठीक है। कितने मेंबर? 552 मेंबर। अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए और क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें एक और चीज़ देखते हैं हम। हमारा अपर हाउस कौन सा होता है? यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको। अपर हाउस हमारा राज्यसभा होता है, और लोअर हाउस कौन होता है? हमारा लोकसभा होता है, ठीक है। अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा। और लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो है ओम बिरला, जो कि आपने देखा हो कई बार न्यूज़ में, कई बार संसद में, जब आपस में पार्टियां एक दूसरे को एलिगेशन लगाती हैं या किसी भी मुद्दे पे चर्चा करती हैं, तो बीच में स्पीकर बैठे होते हैं। कोई कभी स्पीकर किसी को डांट रहे होते हैं, किसी को समझा रहे होते हैं, किसी की सुनते हैं। आपस में जो चर्चाएं की जाती हैं और
का जो हेड होता है लोकसभा का वो होता है स्पीकर। स्पीकर का नाम क्या है अभी फ़िलहाल? ओम बिरला। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले तो नीति आयोग, ये देखिएगा नीति, अब की बार फुल फॉर्म आ सकती है, पूछ लेंगे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। तो ये क्या कह रहे हैं कि पंडित जो पहले क्या था, पहले प्लानिंग कमीशन थी। ठीक है, तो पहले जो प्लानिंग कमीशन थी उसके फर्स्ट चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट कौन रहे? लास्ट रहे नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इस कमीशन का नाम नीति आयोग रख दिया। अब करते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में ये देखिएगा, एक तो चेयरमैन होता है और 4 इसके अदर मेंबर होते हैं। इसमें और कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल कह रहा है कि आ सकता है ये क्वेश्चन। फर्स्ट चीफ इलेक्शन, ठीक है, कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या है? जो इलेक्शन करवाते हैं। ठीक है, जो इलेक्शंस, जो कमीशन इलेक्शंस करवाती है, ठीक, उनका चीफ का क्या नाम है? फर्स्ट उनका नाम है सुकुमार सेन। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस असेंबली में जो हमारा संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 में अडोप्ट किया था। ठीक है, मतलब अडोप्ट कर लिया था, संविधान अडोप्ट कर लिया था। बट कुछ अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स रहते थे बनने, जिन पे चर्चाएं होनी थी, सलाह एडवाइजरी बॉडी से सलाह लेनी थी, और कुछ काम रह गए थे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा लेट कर दिया गया और फिर दोबारा से इसको कंप्लीट किया 1 साल बाद। ठीक है, तो तब नेक्स्ट ईयर कौन सा आ गया? 1950। तो तभी भी हम कहते हैं कि संविधान लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1950 में। तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप पूछा गया है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है? नहीं, मैं नहीं मानती कि हमारे भारत देश का जो संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो बनाया है, और साथ में उनके जो एडवाइजरी बॉडी पर्सन रहे हैं BN राव, इन दोनों ने ही मिलकर इतना अच्छा हमारा संविधान बनाया है। देखो, आपकी कुछ भी राय हो सकती है, पर मेरे नज़रिए से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा है। देखो, हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिज भी है। ठीक है, रिज्ड फ्लेक्सिबल कैसे है कि देखो, हम अपने आर्टिकल में से अमेंडमेंट्स करके आर्टिकल्स में कुछ भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, कोई भी हमें, जैसे कि पीछे जो आर्टिकल हैं और एज सिचुएशन वो आर्टिकल अब ठीक नहीं लग रहे हैं, तो उनमें ऐड ऑन और ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर ट्रिपल तलाक। ठीक है, तो इस ट्रिपल तलाक पे अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट करके आर्टिकल में अमेंडमेंट करके और इस पे ट्रिपल तलाक पे रोक लगा दी गई भारत सरकार ने। तो रिज्ड कैसे है? रिज्ड ऐसे है कि जो हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, केशवानंद भारती का केस जब आया था, आपने तो शायद नहीं पढ़ा होगा, पर पॉलिटी में जब कभी आपका मूड बने, पढ़ने का मन करे, तो केशवानंद भारती में बताया गया था कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो
संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि संविधान के जो पिलर्स हैं, अगर उनसे कोई छेड़छाड़ करेगा तो उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई भी ऐड ऑन या ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। जो बना दिया गया है वो बन गया है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बट हाँ, उन आर्टिकल्स में के थ्रू कुछ भी आप ऐड या ब्रेक कर सकते हैं, पर मेन चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि फैमिली में एक फैमिली होती है, फैमिली में हम माँ बाप होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, ठीक है, और परदादा परदादी होते हैं, फिर पोते नाती होते हैं। तो क्या अगर उस परिवार के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, दादा और दादी हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए या फिर माँ बाप को ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ बच्चे बच्चे रह जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? सब कुछ हिल जाता है ना, कि ये सोचने लग जाते हैं अब काम कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे, कैसे कमाएंगे। तो ऐसे ही यही है, अगर किसी चीज़ किसी भी एरिया के पिलर्स को उखाड़ दिया जाए, किसी चीज़ बेसिक चीज़ को ही निकाल दिया जाए, ठीक है, तो वो कैसे टिक पाएगा? ठीक है, तो इसलिए इसको रिज भी बोला जाता है संविधान को, और बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबल भी है, रिज भी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, देखो कुछ कमियां कुछ खामियां हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि पूरी ही कमी है। अब बहुत सारे लोगों के आप बातें सुनेंगे कि हमारा संविधान देशों से लिया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है, उधार लिया गया है। नहीं, अरे भाई, किसी ने उसको पढ़ा है, रचा है। ऐसा तो है नहीं कि डिट्टो बिल्कुल थोप दिया गया है, उसमें भी ऐड किया है, उसमें भी कुछ गलत। सारे हर एक देश का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने या B N राव जी ने पढ़ा है, समझा है, और भारत देश के वासियों का नेचर देखते हुए, जैसा हमारा कल्चर है, जिस टाइप का कल्चर है, उस टाइप से उन्होंने जो हमारे देश के लिए ठीक थी वो उन्होंने ऐड कर दी, और जो ठीक नहीं लगी उन्होंने नहीं ऐड की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कितनी प्रेसिडेंट की कितनी एज मिनिमम रहती है? 35 ईयर्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय, ठीक है, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उसको अपॉइंट कौन करता है? वो भी करते हैं प्रेसिडेंट। और चीफ जस्टिस का नाम क्या है? VP चंद्रचूड़, VP चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, ठीक है। चीफ जस्टिस का क्या नाम है? VP चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द। अब ये देखिए, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन देना हो तो वो किसको देगा? क्या PM को देगा? नहीं। क्या स्पीकर को देगा? नहीं। तो किसको देगा वो रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और बनता है, चीफ जस्टिस का मैंने यहाँ नाम बता दिया था, VP चंद्रचूड़, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम है यहाँ पे जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़। शायद हरियाणा वालों को इनका नाम पता होगा सबको, बट और भी जो कैंडिडेट्स हैं वो याद रखें, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, के निवासी हैं, जगदीप धनखड़, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ये क्या है हमारे? वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देगा? वो देगा उससे नीचे वाली पोस्ट पे, वो कौन सी है? वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करेगा और हाई कोर्ट्स के जजेस को भी अपॉइंट करेगा। जो स्टेट्स के, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट कोर्ट्स, ठीक है,
फिर स्टेट कोर्ट में अलग अलग आ जाते हैं, चाइल्ड लेबर कोर्ट, मैरिज कोर्ट, सिविल कोर्ट और बहुत सारे कोर्ट, क्राइम कोर्ट, ये सारी अलग अलग कोर्ट्स होती हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट सम्मन। प्रेसिडेंट सम्मन किस किस को भेज सकता है? प्रेसिडेंट सम्मन दोनों हाउसेज को भेज सकता है, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी। बस इतना ही आपको लर्न करना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको। प्रेसिडेंट अपॉइंट एंड ओथ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, नेम ऑफ ओम बिरला। अब देखो जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं किसको? स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। किसको करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी अपॉइंट करते हैं और उनको ओथ भी दिलवाते हैं। कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। नेम क्या है स्पीकर का? ओम बिरला। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, GV मावलंकर। कौन है स्पीकर? फर्स्ट रहे हैं हमारे GV मावलंकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम क्या बोलेंगे? हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर को हम बोलेंगे। और अटॉर्नी जनरल हर स्टेट के भी होते हैं। विच कोर्ट इशू द रिट्स, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लर्न कीजिएगा, आ सकता है। ठीक है, रिट्स को कौन कौन सा कोर्ट इशू कर सकता है? रिट्स को इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। ठीक है, सो आज के लिए मैं आपको बस आज के ये MCQ GK के इतने ही काफ़ी हैं। ठीक है, इसके बाद आप नंबर सीरीज़ शायद आप सब ने रिवीजन कर ली होगी। नंबर सीरीज़, अल्फ़ा बेट सीरीज़, टाइम एंड डिस्टेंस, सेल परचेज, रिलेशन, ट्रायंगल और कंप्यूटर के क्वेश्चंस, एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस। और भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनमें भी देख लेना प्लीज़। इनको आप है ना, इनके है ना डेली, अभी भी आपके पास टाइम है, 2 क्वेश्चन डेली भी करोगे ना तब भी इनकी बिल्कुल आराम से इजी तरीके से आपको इनकी तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं आपको ना एक बात और भी समझाना चाहती हूँ। आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन है 75 सब्जेक्ट, और नॉन सब्जेक्ट हैं 25 क्वेश्चन। आपके अगर 45 क्वेश्चन सब्जेक्ट के ठीक होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके नॉन सब्जेक्ट में ठीक होते हैं तो आपके कितने मार्क्स आ गए? 65 मार्क्स का स्कोर आ जाता है। बट ये स्कोर काफ़ी नहीं है, तभी मैं आपको GK के MCQ दे रही हूँ, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपका स्कोर रहेगा 50 to 60 आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, 50 से 60 के बीच में आने चाहिए सब्जेक्ट में, और 18 से 20 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आपके नॉन सब्जेक्ट, और तब आपके टोटल बनेंगे 80 मार्क्स। ये आपका गुड स्कोर रहेगा। देखो इंटेलिजेंसी का तो मुझे भी नहीं आइडिया है, क्योंकि मेरी टाइम में 200 में से एक बार 149 रैंक हाईएस्ट आई थी, कट ऑफ मार्क्स कट ऑफ आए थे, और सेकंड टाइम में 151 200 में से।
और अब की बार कंपटीशन तगड़ा रहेगा क्योंकि 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर में आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपको, क्वेश्चन वो करें जो आपको आता है, क्वेश्चन वो ना करें जो आपको नहीं आता है। और जो कभी देखा ही नहीं है उसको तो आप दोबारा भी मत पढ़ना। बस आपको यही इतना ही कहना था, और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। और इनको क्वेश्चंस को कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी। और जब मिलेगी तो मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद, थैंक यू एंड वेलकम।